नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वो इलेक्शन कमीशन का टॉपिक था और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत ही खास हैं और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ख़ास करके जो यूपी में एग्ज़ाम्स होते हैं वहां से इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे ढंग से यहां पर देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है 1857 का विद्रोह है और 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, इसका क्या परिणाम हुआ था और इसका क्या नेचर था, ये विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था। तो इससे रिलेटेड हम 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं और बहुत अच्छा सेशन ये आपके लिए होने वाला है। तो आप लोग आइए, जुड़िए, देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो मतलब है ये इशारा कर रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें कौन से ऐसे राजा थे जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे राजा रानी थे जो क्रांतिकारी बन करके अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे और अंग्रेजों पर लगातार दबाव बना रहे थे, उनसे नाराज चल रहे थे। उन्होंने विद्रोह किया भी था, बड़ा विद्रोह उनके द्वारा किया गया था। लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जो हमारे राजाओं का या रानी का साथ ना दे करके उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उसी में से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो साथ नहीं देने वाले राजा थे वो कौन कौन से लोग थे और जिसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सहायता की थी। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, जैसे अवध के नवाब हो गए या जैसे मान लीजिए लखनऊ या अवध एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ में विद्रोह किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, या बलिया जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था, कानपुर से नाना साहब ने किया था। तो चाहे नाना साहब हों, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे मौलवी अहमदुल्ला हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे खान बहादुर खां हो, चाहे नाना साहब हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जो हमारे राजा या रानी का साथ ना दे करके अंग्रेज़ों के साथ जुड़े हुए थे। जैसे ग्वालियर के सिंधिया हो गए, तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो भी अंग्रेज़ों के साथ थे। या हैदराबाद के जो नवाब थे, हैदराबाद के नवाब ये भी अंग्रेज़ों के साथ थे। या जींद के जो राजा थे वो भी अंग्रेज़ों के साथ थे। या पटियाला के जो राजा थे वो भी अंग्रेज़ों के साथ थे। तो अंग्रेज़ों का साथ देने वाले जो राजाओं के वंश के लोग थे, ग्वालियर, हैदराबाद, जींद, पटियाला। अब जैसे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर साथ दिया गया था ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा। ग्वालियर के जो मंत्री थे दिनकर राव ने सबसे अधिक साथ, ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे अधिक साथ अंग्रेजों का दिया था। जैसे हैदराबाद के जो मंत्री थे सलार जंग, तो सलार जंग ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जितने भी, चाहे सलार जंग हो, चाहे दिनकर राव हो, चाहे जीत के लोग हों, चाहे पटियाला के लोग हों, सभी लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन उस समय सबसे अधिक सहायता आप बताएंगे, बेशक आप बताएंगे, ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। और ग्वालियर के जो मंत्री थे दिनकर राव, वो अंग्रेजों के साथ तन मन धन से जुड़े हुए थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ का जो गवर्नर जनरल था या वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने खुद कहा था कि सिंधिया रियासत चाहती तो मुझे उसी दिन बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से भागना पड़ता। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे
उन्होंने सबसे ज़्यादा सहायता अंग्रेज़ों की थी, क्योंकि जिस तरीके से लॉर्ड कैनिंग ने बताया था कि सिंधिया रियासत चाहती तो मुझे भागना पड़ जाता, तो स्वाभाविक है कि उसमें सबसे बड़ी भूमिका ग्वालियर की सिंधिया की थी। और इनके जो मंत्री थे दिनकर राव, उन्होंने तन मन धन से इनकी सहायता की थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर लक्ष्मीबाई जीत जाएंगी तो उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और उस समय क्षेत्रीयता की भावना थी, एक राजा दूसरे राजा की सफलता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। तो क्षेत्रीयता की भावना की वजह से, एक दूसरे के राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से बाहरी लोगों को हमेशा हमारे इतिहास में फ़ायदा पहुंचा है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। इन्होंने सबसे अधिक सहायता की थी अंग्रेजों के शासनकाल में। और सिंधिया के जो मंत्री थे दिनकर राव, तो दिनकर राव ने इनकी सबसे अधिक सहायता की थी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था। तो बैरकपुर कहाँ पड़ता है? बैरकपुर जो पड़ता है वो आप बताएंगे बंगाल में पड़ता था। और सबसे पहले विद्रोह भी जो हुआ था बैरकपुर छावनी में हुआ था 29 मार्च 1857 को हुआ था। और बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह किया गया था सबसे पहले 29 मार्च 1857 को वो 1857 को वो 34वीं रेजिमेंट की सिपाही थी, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और 34वीं रेजिमेंट के सिपाही का नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जी ने हैरिसे और बाग को गोली मार करके हत्या कर दिया था। तो इसमें हैरिसे और बाग जो थे वो यहाँ पर गोली के शिकार बने थे मंगल पांडे जो थे बलिया से संबंधित थे। बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे। और इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को लेकर के इनफील्ड राइफल हुआ करती थी। और उस समय इनफील्ड राइफल का प्रयोग 1 नवंबर 1856 से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसमें जो कारतूस पड़ता था तो नमी बनाए रखने के लिए उसके पृष्ठभाग पर गाय की या सूअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था। तो इन्होंने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से खींचने से मना कर दिया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि मंगल पांडे जी ने जनरल बाग और हैरिसे को गोली मार करके हत्या कर दी थी। बाद में इन पर जो है केस लगा करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो 57 की जो क्रांति हुई थी उसमें फांसी की सजा पाने वाले पहले व्यक्ति मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। चर्बी युक्त कारतूस को लेकर के इन्होंने हैरिसे और बाग पर गोली चला दी थी। और पूरी बैरकपुर छावनी में पूरा एकदम से उपद्रव मच गया, विद्रोह मच गया। तो यही पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? तो हैरिसे था। हैरिसे पर गोली चला करके मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली चला करके हत्या कर दी थी। बाद में इस हत्या के केस में मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हुई थी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में, जो कि आधुनिक प्रयागराज है, इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जब महारानी विक्टोरिया यहाँ पर आई हुई थी तो इनके घोषणा पत्र को, इनके डिस्पैच को किसने पढ़ करके इलाहाबाद में सुनाया था? क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ, बड़ा विद्रोह था। जिन अंग्रेज़ों को देख करके हम दरवाजे बंद कर लेते थे, जिन अंग्रेज़ों को देख करके हम भाग जाते थे, जिसके सामने हमें बैठने की हैसियत नहीं होती थी,
तो 57 के विद्रोह में उनसे आंखें मिला करके हम बातचीत करने के लिए तैयार हो गए थे। उनको डरा भी दिया था, उनको भगा भी दिया था, कमज़ोर भी कर दिया था। एक नई सोच आ चुकी थी, एक ऊर्जा का संचार हो गया था। अब लोग आंखों में आंखें डाल करके उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए थे। और अगर हमारे ही राजाओं ने, हमारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो हमारा अब देश 100 वर्ष पहले ही आज़ादी की ओर बढ़ जाता। लेकिन हमारे ही लोगों ने ढाल का काम अंग्रेजों के लिए किया था। तो कुल मिलाकर के जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था, रोष था, क्योंकि इनकी जो हड़प नीति थी, जो इनकी आर्थिक नीति थी, जो इनकी धार्मिक नीति थी, सारी नीतियां भारतीय नौजवानों को, भारतीय किसानों को, भारतीय महिलाओं को, भारत के हर जातियों को, हर संप्रदाय को परेशान करने वाली थी। तो लगभग हर एक तबका जो है, हर एक कैटेगरी जो है, इनसे नाराज चल रहा था। इसी के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया। ये क्वेश्चन आता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। दबाव इतना पड़ा कि इनको भाग करके सीधे जो है लंदन से आना पड़ा भारत में, और इलाहाबाद में आई थी। इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, और इस घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाने वाला उस समय जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने, उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। और आप सबको पता है कि जहाँ जहाँ पर विद्रोह हुआ, वैसे तो विद्रोह उत्तर भारत के लगभग हर क्षेत्र में हुआ है। उत्तर प्रदेश तो मान लीजिए भरा पड़ा है, मध्य प्रदेश है, असम है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश तो है ही, तो कई है, बिहार है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 1857 का विद्रोह का प्रभाव था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में था। तो यही वजह है कि उस समय उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने एक अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। तो वहाँ पर महारानी विक्टोरिया आई थी। उन्होंने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी करवाया था, और इस घोषणा पत्र को पढ़ने वाले जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। और इस घोषणा पत्र में था क्या? इस घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 1 नवंबर 1858 को समाप्त कर दिया गया था, और भारत की जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ताज के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। अर्थात 1858 1 नवंबर 1858 को अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई थी। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया कि भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया जाए, यूरोपियन सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल का पद है उसको हटा करके वायसराय नामक नए पद को जारी किया जाए। तो बहुत सारा इसमें सुधार हुआ था। ये भी कह दिया गया था कि हड़प नीति को समाप्त कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के आगे के प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक सुधार को लेकर के 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र पढ़ा गया था, और इस घोषणा पत्र के द्वारा सीधे तौर पर कह दिया गया था कि अब कंपनी का शासन आगे चलने वाला नहीं है, भारत पर शासन कंपनी का नहीं होगा। अब यहाँ पर शासन जो होगा ब्रिटिश क्राउन का होगा। और इसको पढ़ करके तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से सुनाया था, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी इलाहाबाद में। तो लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़ करके सुनाया था। इसका ऑप्शन सेकेंड सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का जो गवर्नर जनरल है उस समय, इसे भारत का प्रथम वायसराय भी कहते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था और ये कई वर्षों तक यहाँ पर इसके द्वारा शासन किया गया था। अब देखिए इसमें जैसे इनके शासनकाल में कई सारे सुधार यहाँ पर हुए थे। जैसे इनके समय 1857 में ही 1857 में 3 विश्वविद्यालय लाया गया था। जैसे कोलकाता विश्वविद्यालय हो गया,
कोलकाता विश्वविद्यालय हो गया, मद्रास विश्वविद्यालय हो गया, बम्बई विश्वविद्यालय हो गया। तो 3 विश्वविद्यालय आए थे। इसके अलावा आईपीसी की धारा भी इसी समय, इंडियन पिनल कोड भी इसी के समय लाया गया था। 3 हाई कोर्ट की स्थापना भी इसी के समय हुई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। तो कई सारे बदलाव लॉर्ड कैनिंग के समय किए गए थे और ये भारत का पहला वायसराय माना जाता है। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। इसे प्रथम वायसराय के नाम से भी जानते हैं और इसके समय कई परिवर्तन हुए थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया गया था। इसी के समय इंडियन पिनल कोड भी लाया गया था। इसी के समय 3 प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। इसी के समय 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। कई सारे महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सुधार इसके शासनकाल में देखने को मिला था। तो फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को जानना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय जो था, बेशक आप बताएंगे, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये प्रथम वायसराय है और इसके बाद फिर अब गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त हो गया था। इसलिए समाप्त हो गया था क्योंकि अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता नहीं थी। अब भारत में जो सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ चुकी थी। इसीलिए जो है अब यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन को सत्ता दे दिया गया। जब ब्रिटिश ताज को सत्ता दे दिया गया तो अब वो भारत का वायसराय कहलाने लगा। तो इसका जो हो जाएगा 3rd हो जाएगा, ये इसका 3rd होगा, लॉर्ड कैनिंग। और इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था पामस्टर्न था, पामस्टर्न था। तो इसका 3rd हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला मतलब अगला क्वेश्चन आ चुका, अच्छा है। इसमें ये कह रहा है कि मतलब जहाँ से विद्रोह किया गया था, तो जहाँ से विद्रोह हुआ था तो वहाँ के जो आंदोलनकारी थे वो कौन कौन से लोग थे उसको हमें देखना है। जैसे झांसी में जब विद्रोह हुआ था तो झांसी में जब विद्रोह किया गया था तो 4 जून 57 को हुआ था। और 4 जून 57 को झांसी में 2 लोगों ने विद्रोह किया था। लक्ष्मीबाई ने किया था और उसके बाद तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे ने किया था। तो इसमें झांसी में अगर पूछा जाए तो झांसी में आप किस पर लगाएंगे? A का 4 हो जाएगा। मतलब रानी लक्ष्मीबाई जिसका जन्म बनारस में हुआ था। सैनिक शिक्षा दीक्षा जो हुई थी बिठूर में हुई थी और इनको सैनिक शिक्षा का प्रबंध जो है नाना साहब के द्वारा किया गया था। अब लखनऊ में भी 4 जून को ही हुआ था, 57 को हुआ था, 57। और यहाँ पर किसने किया था तो आप बताएंगे बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। महकपरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो बेगम हजरत महल ये उनकी संरक्षिका थी। बेगम हजरत महल के एक दत्तक पुत्र थे और बेगम हजरत महल के जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम था ब्रिजेश कादिर थे। तो इन्होंने अपना राजा बना दिया था और इनकी संरक्षिका खुद बेगम हजरत महल बनी थी। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा विद्रोह किया गया था। बाद में ये नेपाल चली गई थी तो लखनऊ से बेगम हजरत महल हो गए। कानपुर में जो है तो कानपुर से जो हुआ था 5 जून 57 को हुआ था और कानपुर से नाना साहब ने किया था। बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड बच्चे थे, बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टेड बच्चे थे। और दूसरे जो थे तात्या टोपे इनके सहयोगी थे। एक चीज़ है कि भारतीय जो समाज की पहली क्रांति रही, भारतीय इतिहास की जो पहली क्रांति 1857 की क्रांति, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट जो किया गया था वो तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। ये कालपी में भी थे, कानपुर में भी थे, झांसी में भी थे। तो यहाँ से कानपुर से आप बताएंगे
नाना साहब थे, इनके जो सहयोगी थे इनके सलाहकार थे। नाना साहब के सलाहकार जो थे अजीमुल्लाह खां थे, इनके सेनापति तात्या टोपे थे। तो यहाँ से कानपुर से नाना साहब के जो सलाहकार थे राजनीतिक अजीमुल्लाह खां, सीका 2 हो जाएगा। और फैजाबाद से जो थे मौलवी अहमदुल्ला थे, मौलवी अहमदुल्ला पर, मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 का अंग्रेज़ों ने इनाम भी लगा दिया था। सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेज़ों का मौलवी अहमद शाह नहीं बल्कि मौलवी अहमदुल्ला थे, और इन पर जो है 50,000 का इनाम अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि ये कहा जाता है कि इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। इन्होंने कहा कि मतलब ये धर्म युद्ध है, धर्म खतरे में है, तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये धर्म के आधार पर कहीं जोड़ न ले जाए, तो इनको सबसे कट्टर दुश्मन मान लिया गया था। अब देखिए ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ए का 4 हो गया, और उसके बाद बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ये आपका पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। तो किसने कहाँ पर विद्रोह किया था ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, ये भी सेम पैटर्न पर ही आधारित है। इसमें भी पूछ रहा है कि कब कहाँ पर विद्रोह हुआ था और किसने किया था। तो देखिए जो बख्त खां थे, ये बख्त खां जो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड। तो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनकी जो बादशाहत थी वो लाल किले की दीवार के भीतर थे। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेज़ों के द्वारा वो नियुक्त किए गए थे, और इनकी कुछ समाज में मतलब उतनी पकड़ नहीं रही है जितना पहले के मुगल बादशाहों के द्वारा थे। तो नाम मात्र के बादशाह थे। जब मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया 10 मई 57 को, तो फिर सारे सैनिक कूच कर गए थे। अगली सुबह 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। वहां पर लाल किले की प्राचीर से झंडारोहण किया, अपनी सरकार बनाई, जलसा नामक सरकार बनाई, और अपना बादशाह जो है बहादुर शाह जफर को माना। बड़ा विद्रोह हुआ। उस विद्रोह का जो सूत्रधार था, उसका जो सेनापति था वो बख्त खां था। तो जलसा नामक सरकार बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था। तो ये बख्त खां ने शुरू किया था दिल्ली से, और ये बात है 11 मई 1857 को। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये जून 57 में थे। अवध जो मौलवी अहमदुल्ला थे अवध से थे, मतलब फैजाबाद से थे। और कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह आप बताएंगे, तो ये जो कुंवर सिंह थे ये बलिया से थे। और नाना साहब जो थे वो कानपुर से थे। नाना साहब कानपुर से थे, बख्त खां दिल्ली से थे। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और डी का मतलब आप ये कह सकते हैं कि बख्त खां ए का 4 और मौलवी अहमदुल्ला शाह बी का 1। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1। और कुंवर सिंह आगरा में भी थे, इनका प्रभाव आगरा में भी था, बलिया में भी था, जगदीशपुर में था। तो इसमें ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा। इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बख्त खां तो दिल्ली है, ए का 4 होगा, ए का 4 हो जाएगा। और अहमदुल्ला शाह जो थे बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 होगा। और जो कुंवर सिंह थे ये जगदीशपुर बलिया में थे, और नाना साहब जो थे कानपुर से थे। तो डी का 2 हो जाएगा, ए का 4 और बी का 1 हो जाएगा, और सी का 3 आगरा हो जाएगा। लेकिन डी का जो होगा वो कानपुर हो जाएगा। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो जो कुंवर सिंह थे ये आगरा, जगदीशपुर, बलिया ये सब मिला करके थे। तो ए का 4, बी का 1 और सी का 3 और जो डी का हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और ये पूछ रहा है कि लखनऊ में
1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ की बात है, तो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को हुआ था। और ये जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, उनकी निर्वासित हो गए थे, तो उनकी जो पत्नी थी वो आप बताएंगे। उनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी के नाम से जाना जाता है। उनको आप बेगम हजरत महल के नाम से जानते होंगे, हजरत महल के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपने एडाप्टेड बच्चे, इन्होंने अपने दत्तक पुत्र बिरजिस कादिर को राजा बना दिया था, बिरजिस कादिर को राजा बना दिया। लेकिन डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, हड़प नीति के तहत इनके राज्य को मिला लिया गया था। तो इन्होंने जम करके विद्रोह किया था और अपनी सेना में हिंदू और मुस्लिम सबको शामिल किया था, अंग्रेजों के खिलाफ तैयार भी किया था। विद्रोह हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद, अर्थात 2-3 महीने के बाद, जो लखनऊ का अंग्रेज अधिकारी था कॉलिन कैम्पबेल, तो कॉलिन कैम्पबेल ने इनके विद्रोह को कुचल दिया था। कॉलिन कैम्पबेल ने इनके विद्रोह को कुचल दिया था और ये जो बेगम हजरत महल थी आगे चल करके नेपाल भाग गई थी। तो इसका पूछ रहा है कि लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछ रहा है और अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसमें पूछ रहे कौन सा इन चारों में से व्यक्ति है जो अपने मित्र के धोखा दिए जाने के कारण मार दिया गया था? तो उनका जो नाम था वो नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे अंग्रेजों के लिए एक खतरनाक रोल में थे ये, और तात्या टोपे जी कई तरह के विद्रोह में थे, जैसे उत्तर प्रदेश के कालपी में भी थे, कानपुर में भी थे, और आप बताएंगे लखनऊ में भी थे। सॉरी, लखनऊ में नहीं बल्कि झांसी में थे। और तात्या टोपे जी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। और इनका एक मित्र हुआ करता था, इनके मित्र का नाम था मान सिंह। तो मान सिंह ने इनको धोखा दे दिया था, पकड़वा दिया था, और जब ये पकड़े गए हैं तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर इनको फांसी दे दी गई थी, तो मारे गए थे ये। तो मान सिंह इनका मित्र था तात्या टोपे जी का, उसने बता दिया था, धोखा दे दिया था। इनका धोखा दिए जाने के कारण इनको पकड़ करके फांसी की सजा दे दी गई थी। तो तात्या टोपे जी थे। इतिहास में रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ जो है वो कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ आप बताएंगे। कमांडर इन चीफ जो थे उनका नाम था तात्या टोपे थे। और इनका जो सलाहकार था नाना साहब का, तो सलाहकार जो थे वो अजीमुल्ला खां थे, अजीमुल्ला खां। इनके साथ बैठक भी हुई थी, एक बार लंदन में बैठक हुई थी, एक बार बिठूर में बैठक हुई थी, 2 बार बैठक 1857 के विद्रोह को लेकर के हुई है। तो इनके जो
मिलिट्री कमांडर हैं या कमांडर इन चीफ हैं वो तात्या टोपे हैं, और हमने इनके बारे में पहले से बता दिया अभी पिछले क्वेश्चन में कि तात्या टोपे ने कई जगह पर विद्रोह किया था, खतरनाक रूप धारण कर चुके थे, लेकिन इनके मित्र मान सिंह ने बता दिया था, धोखा दे दिया था। बाद में 2-3 महीने के बाद दिसंबर 1859 को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। मतलब कुछ महीने या वर्षों के बाद इनको फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों के द्वारा दे दिया गया था। तो उनका नाम है तात्या टोपे। थर्ड, ये कमांडर चीफ थे नाना साहब के। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और एक बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा जाता है नाना साहब जो 1857 की ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। नाना साहब जो 1857 के विद्रोह के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे वो कौन थे? तो देखिए नाना साहब जो थे वो बाजीराव सेकंड, जो अंतिम पेशवा था उनका नाम था बाजीराव द्वितीय, और बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक बेटा था, जो एडाप्टेड बेटा था, वो नाना साहब थे। और मैंने आपको बताया कि हड़प नीति के तहत पहले ही अंग्रेजों ने कह दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने, कि जिस भारतीय राजा के पास अपनी खुद की संतान नहीं है वह दूसरे बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। सरकार उसे विधिक नहीं मानेगी, संवैधानिक नहीं मानेगी, और जो सेवा राजाओं को मिलता, जो सुविधा राजाओं को मिलती, वो सुविधा एडॉप्टेड बच्चे को नहीं मिलेगी। इनको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के नाना साहब नाराज चल रहे थे। अंतिम पेशवा जो बाजीराव सेकंड थे उनके ये पुत्र थे। तो पेशवा बाजीराव तृतीय के पुत्र, पेशवा बाजीराव तृतीय के दत्तक पुत्र, अवध के नवाब के सेना के सैनिक पुत्र। पेशवा बाजीराव द्वितीय होगा, तृतीय नहीं होगा। द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड बच्चे थे। तो ये पेशवा बाजीराव तृतीय पुत्र थे नहीं, ये द्वितीय के एडॉप्टेड बच्चे थे। सेकंड हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। और इन्होंने कानपुर से विद्रोह किया था। बाद में जब दबाव पड़ा था तो ये नाना साहब जो थे नेपाल भाग गए थे। नाना साहब नेपाल भाग गए थे और अपना मुकदमा लड़ने के लिए लंदन गए थे। जैसे सतारा के जो राजा थे रडोजी बापू, इनके सलाहकार अजीमुल्ला खां और नाना साहब, इन सब के बीच में विद्रोह करने के लिए कई बार वार्ताएं भी हुई थी। बिठूर में हुआ था, लंदन में हुआ था, बैठक हुई थी, और इनके नेतृत्व में लोगों ने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया और नाना साहब एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए तैयार थे। 31 मई को डेट भी निश्चित कर लिया गया था, लेकिन जो एक निश्चित डेट 31 मई को होने वाला था, हालांकि कुछ इतिहासकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 31 मई को डेट फिक्स कर ली गई थी, लेकिन ये विद्रोह समय से पहले हो गया था। समय से पहले विद्रोह हो जाने के कारण अंग्रेजों को कुचलने में कहीं न कहीं सहायता मिल गई थी। तो इसका जो हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र थे ये, इसका सेकेंड सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाता है 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर शाह किसे कहता था? तो बहादुर शाह आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह जफर ने, इनके जो सेनापति थे उनका नाम था बख्त खां ही कमान संभाल रहे थे दिल्ली से। जब दिल्ली में सैनिकों ने 11 मई 1857 का विद्रोह किया था, जलसा नामक सरकार भी बनाया था और ये विद्रोह बहुत तगड़े से चला था। तो उस समय यहाँ पर जो सेनापति थे बहादुर शाह जफर के, जो उनके साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया था, वो आप बताएंगे बख्त खां को दिया गया था।
हालांकि बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, तो उन्हें, जो कि अंतिम बादशाह भी थे और उनकी बादशाहत केवल दिल्ली के लाल किले के अंदर थी, बाकी उनका कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो इनको बल मिला और इन्होंने दिल्ली को आज़ाद भी करा लिया, सरकार भी बना ली। लेकिन सबसे पहले अंग्रेज़ों ने दिल्ली को ही कब्जे में ले लिया, क्योंकि उनको पता था अगर दिल्ली पर कब्जा भारतीय राजा का हो जाएगा तो उत्तर भारत को संभाल पाना इतना आसान नहीं है। तो बख्त खां के नेतृत्व में ये बड़ा आंदोलन हो रहा था, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे ये बुजुर्ग हो चुके थे और यहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और म्यांमार भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, जहाँ कुछ वर्षों के बाद 1863 में इनकी डेथ हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो म्यांमार के रंगून में है। फिलहाल इसमें साहब आलम की खिताब जो दिया गया था वो आप बताएंगे बख्त खां को दिया गया था। और दिल्ली में जब बहादुर शाह जफर ने विद्रोह किया था तो उस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेशक बख्त खां के द्वारा किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। और यहाँ पर विद्रोह कुचलने वाले दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक था निकलसन जिसको विद्रोही भीड़ ने कुचल दिया था और दूसरा था हडसन। दूसरा जो था वो हडसन था, हडसन। तो निकलसन और हडसन ने दिल्ली के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था। हालांकि निकलसन विद्रोही भीड़ के द्वारा मार दिया गया था। तो इसका जो हो जाएगा बख्त खां, थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। तो कानपुर में जो विद्रोह हुआ था वो आप बताएंगे 5 जून 57 को हुआ था। और जो बेगम हजरत महल का द्वारा अवध का नेतृत्व था 4 जून 57 में था। और सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, तो सैनिक लोग मेरठ से सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, तो दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे सैनिक लोग, वो आप बताएंगे 11 मई 57 को। और झांसी की रानी का विद्रोह 4 जून 57। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी? सबसे सारी घटनाएं जून में है, केवल दिल्ली पर पहुंचना जो सैनिकों का था वो 11 मई 57 था। तो इसका जो हो जाएगा थर्ड, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये थर्ड है। और सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जलसा नामक सरकार बनाई, जिसके जो साहब आलम थे, जो उनके मिलिट्री कमांडर थे, बख्त खां थे। बाद में निकलसन और हडसन ने इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि किसने ये कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं पर भिड़ा नहीं पाए। अर्थात इसमें कौन सा ऐसा अंग्रेज अधिकारी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है या किस विद्रोह के बारे में कहा जा रहा है कि मतलब हम हिंदू और मुस्लिम को लड़ा नहीं पाए। 1857 का सबसे मजबूत बात जो है, सबसे सकारात्मक जो पॉइंट है वो यही है कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिल के लड़े थे। यही तो वजह है कि एक ही मात्र क्रांति हुई है। क्रांति तब आती है जब बहुत तेजी से सभी लोग मिल करके बहुत ही कम समय में बड़ा आंदोलन करते हैं, तो क्रांति कहलाती है। और यहाँ पर इसलिए क्रांति संभव हो पाया था क्योंकि हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो थे वो अंग्रेजों की नीतियों से नाराज चल रहे थे। और वैसे भी जो सत्ता छीनी थी अंग्रेजों ने वो मुस्लिमों से छीनी थी, और जो भाषा भी छीनी गई थी वो मुस्लिमों की छीनी गई थी। और ये लोग मुस्लिमों के प्रति हिंदुओं से कहीं ज़्यादा नफरत करते थे। अंग्रेजों को पता था कि अंग्रेज जानते थे कि उनकी नज़र में, मुस्लिम की नज़र में कट्टर नंबर 1 जो दुश्मन है वो अंग्रेज लोग हैं। और यहाँ पर चाहे मौलवी अहमदुल्ला हो,
चाहे वो बख्त खां हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, चाहे वो खान बहादुर खां हो, चाहे बेगम अजद महल हो, ये सब मुस्लिम हैं। और इधर जो है आधे हिंदू भी हैं। और दूसरी चीज़ कि जो चर्बी युक्त कारतूस थी उसमें सूअर का मांस भी लगाया जाता, चर्बी होती थी, और गाय की भी चर्बी होती थी। तो सूकर जो है मुसलमानों के लिए गलत है और हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी भी गलत मानी जाती है। तो इसलिए ये जान रहे थे हिंदू मुस्लिम सभी लोग, अगर ये लोग रह जाएंगे कुछ दिन तो सबको ईसाई बना देंगे। तो नाराज़गी हिंदू और मुस्लिम दोनों में थी। तो अब जब दोनों मिल गए तो बड़ा आंदोलन निकल गया था। तो ही ये कह रहा है, एचिसन एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा था कि हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा नहीं पाए। लेकिन 1857 के बाद अब सबसे ज़्यादा फोकस ब्रिटिश सरकार इसी पर करेगी कि चाहे जैसे भी हो हिंदू और मुस्लिम को कभी भी नज़दीक ना आने दिया जाए, इन दोनों में दूरियां बना लिया जाए। और इसके लिए मोहरा चुना था सर सैयद अहमद खां को, और वो कांग्रेस के खिलाफ उनको तैयार किया। फिर आगे चल कर के मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों के सहारे पर लाया गया था। तो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का जो खेला खेले थे वो आप बता सकते 57 के विद्रोह से शिक्षा लिया था, इतिहास को पढ़ करके ये समझ गए थे अगर हिंदू मुसलमान यहाँ एक हो जाएंगे तो भारत में शासन करना एक दिन भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात जो कही गई थी कि हम इस मिसाल में मुसलमान और हिंदुओं को लड़ा नहीं पाए, ये किस आंदोलन के विषय में कहा गया था? तो आप बताएंगे 1857 के विद्रोह के विषय में कहा गया था। 1857 के विद्रोह, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्रोह होगा 1857 का। और ये बात एचिसन ने कही थी, ये बात एचिसन एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने ये बात इसने यहाँ पर बोला था। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ये बात जो है एचिसन के द्वारा बोला गया था, 1857 के विद्रोह के बारे में बोला गया था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे इसमें ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के विषय में लिखी गई पहली जो किताब है उसका नाम क्या है? असबाब बगावते हिंद। असबाब बगावते हिंद ये उर्दू भाषा में लिखी गई थी और इसके लिखने वाले जो थे उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये भाषा यहाँ पर लिखी गई थी। सैयद अहमद खां ने इसे लिखा था। तो उसके बाद भी फिर तमाम सारे लोग आए, बीडी सावरकर आए, या आप कह सकते हैं जैसे एस.एन. सेन आए थे, या आप कह सकते हैं कि एम.सी. मजूमदार आए थे। बहुत सारे लोग आए, लेकिन किताब भारतीय भाषा में छपने वाली पहली जो थी वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा छपी थी, उर्दू में छपी थी। उसका नाम था असबाब बगावते हिंद और ये किताब लिखी गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, सर सैयद अहमद खां। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडियन वार इंडिपेंडेंस 57, इसको लिखा गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। और बीडी सावरकर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मानना था कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस किताब में बीडी सावरकर ने ये लिखा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वामपंथी इतिहासकार हैं या विदेशी इतिहासकार हैं या अदर हिस्टोरियन हैं, उनका ये मानना था कि 1857 का विद्रोह जो है ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। कोई सैनिक विद्रोह कहता, कोई किसान विद्रोह कहता, कोई बर्बरता के मतलब सभ्यता के खिलाफ बर्बरता का युद्ध, कोई धार्मिक कारण बताता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, लेकिन बीडी सावरकर ने इस किताब में, जो कि किताब का नाम है
इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें उन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसने कहा है? तो बेशक आप लोग बताएंगे, ये बात जो कही गई है बी.डी. सावरकर के द्वारा। इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित जो 1857 का विद्रोह था ना तो राष्ट्रीय था, ना तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इन्होंने तो नकार दिया था। एस.एन. सेन ने कहा था अल्पकालिक लेकिन आंधी और तूफान की तरह था। एस.बी. चौधरी ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक कृषक विद्रोह था, किसान विद्रोह था। तो इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसका पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं है अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो। इस टॉपिक को 1857 के विद्रोह का 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? इसमें ये पूछ रहा है, क्योंकि देखिए 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, तत्कालिक कारण भी थे, बहुत सारे कारण थे, जिसमें कुछ कारण 1857 के विद्रोह का दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक रीजन नहीं था, कौन एक ऐसा कारण नहीं था। तो यह अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था, ये अफवाह फैली थी कि मतलब उन्होंने यहाँ पर गाय और अफवाह थी कि मतलब ये लोग जो है सुअर और गाय की हड्डियों का चूर्ण मिला दिया था। ये गाय और सुअर की चर्बी का मामला तो हड्डी का मामला था ही था, इसको लेकर के वो भी कंफ्यूज हो गए थे। क्या नाम है, जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे जी। और आप जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है, सूकर जो है वो कुरान में हराम माना गया है, मुसलमान चिढ़ते हैं, तो इससे जितना हुआ नहीं तो उससे कहीं ज़्यादा लोगों में शोर था। तो इस कारण में तो सच्चाई है, पहला सही है। लोगों ने अफवाह फैला दिया कि इसमें गाय और सूअर की हड्डियाँ पड़ी थी, ये सही है। यह भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। इसमें भी लोगों ने अफवाह फैला दिया था कि जैसे प्लासी का 1757 में हुआ था, उसी समय अंग्रेजों ने सत्ता की शुरुआत की थी और विद्रोह 1857 में हुआ था, तो 100 साल चल रहा था, भारत का वो शताब्दी वर्ष था। लोगों ने अफवाह फैला दिया कि अब 100 साल हो गए हैं, अब 100 साल में सत्ता का परिवर्तन होगा। लोगों ने अफवाह फैला दिया कि अब इसका अंत होने जा रहा है, तो जिसको नहीं भी जुड़ना चाहिए था वो भी जुड़ गया था कि 100 साल हो गए, अब 101 साल अब हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जितना होता नहीं उससे ज़्यादा लोगों में हलचल हो गया, शोर मच गया। उस जमाने की जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी होती थी, तो लोगों में अफवाह फैला कि बस 100 साल हो गए हैं, 101 साल नहीं होने देना है, अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। तो दूसरी अफवाह भी सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। तीसरा है ब्रिटिश शासन ने सामान्य जन में असंतोष, ब्रिटिश शासन से लोगों में असंतोष तो था ही था, चाहे इनकी राजनीतिक नीति रही हो, चाहे आर्थिक रही हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर मामले ने, हर कानून ने, हर व्यवस्था ने भारतीयों को परेशानी तो किया था, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे महलवाड़ी हो, चाहे ये इनकी धार्मिक व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं में अंग्रेज असफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शासन हमारे ऊपर कम किया और शोषण ज़्यादा किया है। तो लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, ये सच्चाई है। इसमें यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा, इस प्रकार की हलचल नहीं थी। ये जो चौथा ऑप्शन है, जो चौथा है कलयुग का अंत होगा, रामराज आएगा, तो रामराज की कल्पना भी फिलहाल 1857 में नहीं हुई थी। चौथा ऑप्शन जो था ये गलत था, क्योंकि ये कारण नहीं था। तो इसमें पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था, अर्थात इसमें 1857 के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही है।
चौथा ऑप्शन सही। ये कोई ऑथेंटिक कारण नहीं था कि राम राज आएगा, कलयुग जाएगा, इस प्रकार की बात यहाँ पर नहीं की गई थी। चौथा ऑप्शन सही है, ये कोई कारण नहीं था। अगला देखिएगा, 1857 की क्रांति के आरंभ के पहले, 1857 की क्रांति के पहले निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। इसमें ये पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के आरंभ से पहले निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। पहला देखिए, भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। बिल्कुल, हमारे सैनिकों का वेतन कम होता था, अंग्रेजों का सैनिकों का वेतन ज़्यादा होता था, उनका धड़ल्ले से प्रमोशन होता था, हमारा उतना प्रमोशन नहीं होता था। उनके खाने अलग होते थे, हमारे खाने अलग होते थे, बड़ी समस्या होती थी, भेदभाव होता था, हमारे क्षेत्र पर कमेंट किया जाता था। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक थी। ये भी सही है। हम लोग प्रमोट होके ज़्यादा सूबेदार तक जाते थे और वो लोग जो है कई जगह पर जा सकते थे, तो हमारे पदोन्नति की जो सीमाएं थी वो बहुत कम थी। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूस से सही है। गाय की चर्बी का लेप, सुअर की चर्बी का लेप, ये भी सही है। सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये चौथा कारण नहीं था। तो इसमें पूछ रहा 1857 की क्रांति का क्या कारण नहीं था, तो सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों की वजह से यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। ये गलत होगा, मतलब चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। बाकी हम लोगों को वेतन कम था, ये सही है। हमारे प्रमोशन केवल सूबेदार पद तक होते थे, ये भी सही है। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से लेप लगाया जाता था, ये भी सही है। लेकिन सेना में गैर ब्राह्मण अगर रसोई आता था तो भी लोग सैनिक खाना खाने के लिए तैयार रहते थे, तो ये कोई कारण नहीं था। चौथा ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछा जा रहा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। प्रतीक पूछ रहा है, तो प्रतीक कमल और रोटी था। लोगों के हाथ में, जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं, हालांकि ज़्यादातर इतिहासकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि जब हमारे क्रांतिकारी आंदोलन करते थे तो उनके हाथों में रोटी होता था, कमल होता था। तो ये लोग जो रोटी कमल लेकर के अपने हाथों में चलते थे। इससे पता चलता है कि पूर्व सुनियोजित, मतलब यहाँ पर पूर्व सुनियोजित ये था ये सब चीज़ें। तो अगर कमल और रोटी लेके हाथ निकलते थे, जिस गांव पहुँचते थे उनके गांव के लोग सोचते थे क्रांतिकारी आ गए हैं, तो पनाह देते थे। तो रोटी और कमल था, पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक 57 ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी। पंजाब आर्मी नहीं थी, मद्रास रेजिमेंट गलत है, बंगाल आर्मी। और बंगाल आर्मी के 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे उनका नाम था मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था। और ये बात है, घटना है 29 मार्च 1857। हैरिसे को और जनरल बाग को गोली मार करके हत्या कर दी थी। हैरिसे और जनरल बाग, इन दोनों लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो बंगाल के सिपाहियों ने सबसे पहले विद्रोह किया था, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इसका थर्ड हो जाएगा। हालांकि कालांतर में मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 57 को फांसी हो गई थी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, सही है। भारतीय शासकों का संतोष, सही है, शासक हमारे नाराज थे। धार्मिक कारण, बिल्कुल सही है। चारों सही है, चारों सही है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय हिंदू और मुस्लिम को
धार्मिक रूप से डिस्टर्ब किया जाता था और ईसाई बनाने के लिए तन मन धन से प्रयास किया जाता था। जब से ईसाई मिशनरी आई थी 1813 में, तब से उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि भारतीय मुसलमानों को, हिंदुओं को अफवाह फैला करके, लालच दे करके, दबाव डाल करके, कानून का सहारा लेकर के, शासन का सहारा लेकर के, सत्ता का सहारा लेकर के, लोगों, शिक्षित लोगों का सहारा लेकर के हिंदू और मुस्लिम को ज़बरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास किया जाता था। तो हमारे हिंदू मुसलमानों को लगा कि अगर ये कुछ दिन और रह जाएंगे तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की संख्या ख़त्म हो जाएगी, तो इससे पहले ये लोग हमें ईसाई बना दें, तुरंत जो है विद्रोह करके इनको यहाँ से भगा दिया जाए। तो चारों ऑप्शन सही हैं, इसका चारों ऑप्शन सही है। आर्थिक कारण भी है, क्योंकि नकदी फसल बोते थे, नकदी फसल बोने के लिए हम लोगों को बात किया जाता था, पैसा कमाने के लिए नई नई तकनीक लेकर के आते थे। अब उसमें जो है क्या नाम है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या जमींदारी, इन सब से हमारा नुकसान ही तो हुआ था, फ़ायदा क्या हुआ था? हड़प नीति के तहत राजा रानी जो शासिका थे उनके राज को हड़प लिया, धर्म में संतोष पैदा कर दिया, तो सारे कारण हो जाएंगे, तभी तो विद्रोह हुआ था, एक कारण से थोड़ी ना हुआ था, चारों कारण था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये आज का इसमें अंतिम क्वेश्चन है। इसमें लिख रहा है, किसने लिखा इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब ये किसने इशारा किया था कि मतलब ये कहना बड़ा कठिन है कि ये तथाकथित ये विद्रोह राष्ट्रीय था, या ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, या ये जो है मतलब और कुछ था। तो ये बात जो की गई थी वो आप बताएंगे, आरसी मजुमदार के द्वारा की गई थी, आरसी मजुमदार ने ये बात कही थी। तो इसका जो हो जाएगा फर्स्ट। तो हम 22 क्वेश्चंस लेकर के यहाँ पर आए थे और हम आशा करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत समझाने में सफल हुए होंगे। अब जब अगली बार जब भी हमारी मुलाकात होगी आपसे, तो हम अगली बार पॉलिटी के टॉपिक लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।